हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आपकी असिस्टेंट ग्रेड यानी कि एलटी की जो वैकेंसी निकली है उसके विषय में। काफी अच्छी वैकेंसी का नंबर है, आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा और पहले से ही यहाँ पर आ गया था आपका कि आपको इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है इनकी एक वेबसाइट पर जाकर, और 28 को जो है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन ये आपका कल ही आ गया था। जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं उनको मैंने पहले ही शेयर कर दिया था। इंग्लिश और हिंदी दोनों में जो पीडीएफ है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, प्लस इन्होंने एक सैंपल पीडीएफ भी दे रखी है जिसमें इन्होंने पिक्चर वाइज इमेज वाइज बता रखा है कि आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। वो भी डाउनलोड करके मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। तो जो लोग आपका टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फेसबुक पे भी जुड़े, उनको तो इन्फॉर्मेशन कल मिल गई होगी। और आज हम बात करेंगे इस वैकेंसी की डिटेल्स की, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस तरीके का पेपर पैटर्न होगा, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, ठीक है, ग्रेड मेल एंड फीमेल ब्रांच एग्जामिनेशन 2025। अच्छा, ये किसके लिए है? क्लास 9th और 10th के लिए, ठीक है। तो कोई मुझे पूछ रहा था, कल मेरे पास आया था मैसेज कि इसमें यूपी टेट मांग रहे हैं या सी टेट चलेगा। तो देखिए 9th और 10th लेवल पे ना आपको टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस नोटिफिकेशन में भी कहीं टेट नहीं मांगा गया है। आपका बस यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा वो एक बार चेक कर लेंगे अभी, पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो उसी से आपका ये आप इसके लिए एलिजिबल है। तो अब देखिए यहाँ पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रही है? तो कल से ही स्टार्ट हो गई है, 28/7/2025। और अगर हम लास्ट डेट बोले पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी की, तो वो आपकी 28/8 रहने वाली है। इसके बाद इन्होंने कहा लास्ट डेट फॉर करेक्शन या मॉडिफिकेशन इन सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन या फी रिकंसिलेशन, ठीक है। तो अगर कोई फॉर्म में गलती हो गई है और फिर आपको उसे करेक्ट करना है तो उसके लिए इन्होंने जो टाइम दिया है वो लास्ट डेट जो दी है उन्होंने वो 4/9/2025 यानी 4 सितंबर तक दी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। देन यहाँ पर देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, तो फॉर्म फिल करने के लिए अलग यहाँ पर वेबसाइट पे जाना है, और जो आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना है वो आपका एक अलग साइट से हो रहा है। और यहाँ पर जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर आपको करना मैंडेटरी है। पहले आप ओटीआर करेंगे यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसीलिए बीच में इन्होंने क्या किया था, वो पोर्टल ओपन किया था जिसपे आप लोग ओटीआर कर सकते थे, ठीक है। अगर नहीं भी किया है अब भी कर सकते हैं, टाइमली कर लो उसको, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ओटीआर नंबर जब आपका जनरेट हो जाता है, ठीक है, ओटीआर नंबर ऑब्टेन करने के लिए और फिर उसके बाद फॉर्म फिल करने के कम से कम बीच में आपको टाइम कितना मिलेगा? 72 आवर्स। यानी आपने एक बार अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया, अब आप जो फॉर्म फिलिंग करेंगे वो 72 घंटे बाद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको टाइमली ओटीआर कर लेना है जिससे कि आप जो है लास्ट डेट से पहले समय से अपना फॉर्म फिल कर सके, ठीक है। और साइट इन्होंने दे रखी है, ये जो साइट है इनकी ये ओटीआर के लिए है, और जो दूसरी साइट इनकी है, ठीक है, ये uppsc.up.nic.in, यहाँ पर जाकर आपको फॉर्म फिलिंग करनी है, ठीक है। तो ये दो वेबसाइट्स इनको ध्यान में रखिएगा, और पहले करना है आपको ओटीआर और उसके बाद ही आप क्या करेंगे, जाकर फॉर्म फिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। तो पहला पॉइंट एक इंपॉर्टेंट जो आपको इसी पेज पे दिख जाएगा वो ये है कि जो आपकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ये ईडब्ल्यूएस के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके, ये आपके फॉर्म फिलिंग की जो, और ये आपकी जो लास्ट डेट दी गई है तब तक आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उसके बाद क्या अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा या फिर आपकी कोई जो एलिजिबिलिटी है वो कंप्लीट होगी उस वो मान्य नहीं होगी। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर एलिजिबिलिटी कैटेगरी वगैरह को लेकर दी गई है, और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके लास्ट डेट से पहले आपके हाथ में प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। देन हम आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपके बातें जानने के लिए है यहाँ पर, तो वो देखिए एप्लीकेशन फी, ठीक है। एप्लीकेशन फी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो अनरिजर्व
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस या अदर बैकवर्ड सेक्शंस की अगर हम बात करें तो वो आपकी फी है यहाँ पर 100 फी है और 25 रुपए जो है यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस है, टोटल 125 फी हो जाती है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पर एग्जामिनेशन फी 40 है और साथ में ऑनलाइन जो आपकी प्रोसेसिंग फी है 25, तो टोटल 65 रुपीज हो जाएगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनके लिए एग्जामिनेशन फी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस उन्हें देने पड़ेंगे 25 रुपए, तो टोटल फी उनकी 25 रुपए निकल के आती है। फिर देन एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपका क्या रहेगा, आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की तरह रहेगा 40 + 25, ये रहेगा आपका 65। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की एक बार बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 7466 आपको टोटल वैकेंसीज नजर आ जाएंगी, जिसमें से अगर हम मेल ब्रांच की बात करें तो आपको 4860 यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और फीमेल ब्रांच की अगर हम बात करें तो 2525 वैकेंसीज जो है हमें आपका देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस इससे रिलेटेड है आपके यहाँ पर इसके अंतर्गत आ रहे हैं जो, तो इसमें आपको 81 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, नेचर ऑफ पोस्ट क्या है, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड है, पे स्केल आप देख सकते हैं और ग्रेड पे आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं कि जो यूपी के रेजिडेंट्स है रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं को मिलेगा, अदर स्टेट्स वालों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट की तरह ही फाइट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ साफ साफ इन्होंने लिखा भी है। ठीक है, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या फिर फिजिकली डिसेबल या जो भी आप ये जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो यूपी के आप रेजिडेंट नहीं है, किसी और स्टेट के हैं, तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है। प्लस यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स अगर एक से ज्यादा कैटेगरी में रिलैक्सेशन अगर वो आपका डिमांड करेंगे तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप एलिजिबल भी है, बेनिफिशियरी भी हैं, तब भी आपको केवल एक कैटेगरी में ही बेनिफिट मिलेगा, एज रिलैक्सेशन का और रिजर्वेशन का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आपके एलिजिबिलिटी पर, और एलिजिबिलिटी के लिए हम देखेंगे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख लो। फॉर मोर सच कंटेंट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या दे रखी है, वैसे तो अगर मैं आपको एक जनरल बताऊं तो इन्होंने मांगा हुआ है आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, क्या मांगा हुआ है, ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, प्लस इन्होंने यहाँ पर बीएड मांगा हुआ है। ठीक है, दो ही चीजें इन्होंने यहाँ पर मांगी हुई है। तो ग्रेजुएशन में बस आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो चेक करना है। तो अगर यहाँ पर चेक करोगे, यहाँ पर असिस्टेंट टीचर मेल और फीमेल दोनों ब्रांचेस के लिए अगर हम हिंदी की बात करें तो इन्होंने क्या मांगा है कि ग्रेजुएशन के लेवल पर आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, यानी आपके ग्रेजुएशन लेवल पर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें से हिंदी आपका एक विषय जरूर होना चाहिए था, साथ ही साथ आपने बीएड किया हो। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर ये लिखते हैं कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश लिटरेचर के साथ। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि इंग्लिश लिटरेचर में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपसे क्या मांगा है, ऑब्वियसली आपसे बीएड यहाँ पर मांगा हुआ है। फिर अगर हम मैथ्स की बात करें तो इन्होंने बोला है ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपके जितने भी ग्रेजुएशन लेवल पर विषय थे उसमें से मैथ्स आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए। अच्छा, साइंस में एक चीज देख लो, अगर आप असिस्टेंट टीचर साइंस कह रहे हो तो आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने क्या लिखा है असिस्टेंट टीचर या साइंस के लिए अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पर ग्रेजुएशन डिग्री फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपकी होनी चाहिए, ये दो सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, प्लस आपका बीएड मांग रहा है। ठीक है, जो हम जूलॉजी बॉटनी की बात करते हैं वहां पर इसे असिस्टेंट ग्रेड टीचर बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, साइंस में क्या है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और बायोलॉजी में आएगा आपका जूलॉजी एंड बॉटनी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सोशल साइंस में देखो इन्होंने क्या कहा है, सोशल साइंस में इन्होंने कहा है 4 सब्जेक्ट दिए हैं यहाँ पर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होने चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 सब्जेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं इसी में, जहां पर हम असिस्टेंट टीचर की बात करेंगे कंप्यूटर के लेवल पर, तो इन्होंने मांगा है बीटेक होना चाहिए या बी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा ये ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस भी चल जाएगा। ठीक है, फिर ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री अलोंग विद ए लेवल कोर्स फ्रॉम
NIE LIT या फिर बीटेक हो, इनका ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस के साथ, MCA हो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के साथ, और साथ में कंप्यूटर साइंस के साथ देखो इतनी सारी चीजें तो है ही कि मतलब और इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीएड मांगा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिना बीएड के चल जाएगा, बीएड यहाँ पर मांगा है आपसे। देन अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर उर्दू के लिए, तो अगेन यहाँ पर भी सिमिलर ही है जैसे अभी तक हम देखते हुए आए हैं कि उर्दू एज अ सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो, साथ में आपका बीएड हो। बायोलॉजी के लिए देख लो, जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आप असिस्टेंट टीचर बायोलॉजी के लिए कह रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन लेवल पे सब्जेक्ट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जूलॉजी एंड बॉटनी होना चाहिए, प्लस बीएड आपसे मांग रहा है। फिर अगर हम संस्कृत पे आए, तो आपका संस्कृत में भी इसी तरीके से है कि ग्रेजुएशन में जो है आपका संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में फिर आपसे बीएड मांगा है। फिर अगर हम आर्ट्स की बात करें, तो आर्ट्स में इन्होंने क्या कहा है, ग्रेजुएशन डिग्री विद आर्ट्स सब्जेक्ट से होनी चाहिए, या फिर फाइन आर्ट्स से अपने बीएफए किसी यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से किया हो, साथ में आपसे बीएड मांग रहा है। देन असिस्टेंट टीचर म्यूजिक के लिए भी ऐसा ही है, म्यूजिक एज अ सब्जेक्ट, और साथ में या तो आपने विशारद वगैरह किया हो या फिर इस तरीके की कोई जो स्पेसिफिक डिग्रीज यहाँ पर इससे रिलेटेड होती है और साथ में बीएड किया हो, ठीक है। फिर जो है आपका यहाँ पर असिस्टेंट टीचर कॉमर्स की अगर हम बात करें, तो ग्रेजुएशन डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए आपकी और बीएड होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए देखोगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपने एक कोर्स कौन सा किया होना चाहिए, बीपीएड या बीपीई आपका कोर्स जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड एनसीटीई इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, ठीक है। देन असिस्टेंट टीचर होम साइंस, असिस्टेंट टीचर होम साइंस की बात करें तो होम साइंस आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो एग्रीकल्चर में एक चीज आप जरूर देखेंगे, यहाँ पर हम जहां भी बात कर रहे थे तो एलटी जो ग्रेड टीचर या फिर असिस्टेंट टीचर मेल और फीमेल ब्रांच दोनों में वैकेंसीज थी, एग्रीकल्चर में सिर्फ मेल ब्रांच में वैकेंसीज हैं, जहां पर आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। और ये चीज इन्होंने यहाँ एग्रीकल्चर के लिए मेंशन भी कर रखी है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं, तो एज देखेंगे आप, तो यहाँ पर कैंडिडेट्स की जो एज है वो क्या बोली इन्होंने, एक तो आपकी 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, 21 ईयर से अधिक होनी चाहिए, प्लस आपका 40 ईयर से क्रॉस नहीं होना चाहिए। और डे आपका कौन सा दिया है जिससे आपको देखना है, तो जुलाई 1 2025 तक, ठीक है, 40 आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने बेसिक भी दे दिया है कि यानी कि 2 जुलाई 1985 से पहले बॉर्न ना हुए हो और जुलाई 1 2004 के बाद बॉर्न ना हुए हो, ठीक है। इनके बीच में जो फॉल करेंगे वो सब कैंडिडेट जो है उनकी एज जो है इसके लिए एलिजिबल है। प्लस में अगर आपसे यहाँ पर पेपर की बात करूं, अब यहाँ पर अगर हम पेपर पैटर्न देख ले, तो नेगेटिव मार्किंग के लिए इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, मैं वो आपको बता देती हूँ कि हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये जो है 1/3 जो है डिडक्ट करेंगे, ठीक है। 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं हम पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न आप देखोगे तो इसमें आपका एक पेपर आपका जो है फर्स्ट फेज रहने वाला है, यानी स्क्रीनिंग की तरह मान लीजिए, और दूसरा आपका एक मेंस रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम प्रथम चरण यानी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार की रहने वाली, यानी बेसिकली आपके एमसीक्यूज यहाँ पर आने वाले हैं, पेपर एक ही होगा यहाँ पर। और क्वेश्चंस कितने होंगे, क्वेश्चंस यहाँ 150 होंगे, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चंस जीएस यानी सामान्य अध्ययन के होंगे, और आपके जो वैकल्पिक जो आपके विषय यानी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगी जा रही थी उस पर बेस्ड होंगे बाकी के आपके 120 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके जीएस के आने वाले हैं, प्लस 120 जो एमसीक्यूज है आपके वो किस पे से आएंगे, जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर मांगा हुआ है एलिजिबिलिटी में, ठीक है, वहां पर से आएंगे। फिर अगर हम कुल अंक देखें तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि हर क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो है 2 मार्क्स, ठीक है, यानी 150 इंटू 2 करोगे तो 300 टोटल मार्क्स का, टोटल 300 या 300 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। और नेगेटिव मार्किंग में पहले ही बता चुकी हूँ 1/3 है यहाँ पर। और समय अवधि जो है यहाँ पर कितनी मिलने वाली है, 2 घंटे की आपको मिलने वाली है। अब यहाँ पर इन्होंने स्पेशल मेंशन सोशल साइंस वालों के लिए कर रखा है कि सोशल साइंस वालों के लिए इन्होंने 4 सब्जेक्ट दे रखे हैं, तो अगर जब उनका पेपर आएगा तो उसमें 4 खंड होंगे, हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, साथ में आपका ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, उसमें से किसी 2 वाले खंडों को ही इन्हें करना है, ठीक है, क्योंकि हर खंड से जो है इनके पास 60 प्रश्न होंगे और 2 खंड इन्हें करने हैं, जिससे कि वो 120 क्वेश्चंस इनके हो जाए। अब आगे बढ़ेंगे और एक बार हम मेंस का पैटर्न भी देख लेते हैं। तो आपकी जो मुख्य परीक्षा होने वाली है उसका पैटर्न आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है वो तो एक ही मिलेगा आपको, प्रश्नों की संख्या यहाँ 20 होने वाली है और 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका
जो मार्क्स होंगे वो 8 मार्क्स के होंगे ये, ठीक है, 8 मार्क्स ईच। और जो 10 बाकी के क्वेश्चन होंगे वो आपके 12 मार्क्स ईच के होंगे, ठीक है। यानी कि 10 इंटू 8 कर लो 80 मार्क्स हो गए, प्लस 10 इंटू 12 कर लो 120 हो गए। तो टोटल आपका कितने मार्क्स का पेपर हो गया, 200 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो 200 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाएगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। यहाँ आपका गिवन भी है खंड अ, जिसमें 10 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय होंगे, यानी शॉर्ट आंसर आपको कितने शब्दों में आंसर करना है, 125 वर्ड्स में आंसर करना है। जो खंड बी होगा उसमें भी 10 प्रश्न होंगे, 12 मार्क्स वाले हैं, ये थोड़े से बड़े प्रश्न होंगे आपके, मतलब आंसर्स आपको थोड़े से बड़े लिखने हैं यहाँ पर। तो 200 शब्दों में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। फिर आपके पास जो यहाँ पर सिलेबस है वो गिवन है, वो सिलेबस आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक बार जीएस का सिलेबस जो है वो दिखा देती हूँ। ये जीएस का सिलेबस आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, और साथ ही साथ आपका आएगा यहाँ पर जनरल साइंस। यहाँ पर आपके करंट इवेंट्स हो गए, साथ ही साथ जनरल साइंस, इंडियन एग्रीकल्चर और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो कि 10th लेवल तक की आई, ठीक है। तो ये आपका प्री में आने वाला 30 मार्क्स का है, प्लस इसके अलावा आप जानते हैं आपका सब्जेक्ट का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वैसे आप लोगों के लिए, ठीक है। उत्तराखंड में जो लोग भी वैकेंसी के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोग जरूर इसकी तरफ जा सकते हैं। यूपी तो बहुत ही फेवरेट रहता है वैसे भी उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए। अगर उत्तराखंड में जॉब नहीं मिल रही तो नियरेस्ट क्या है, यूपी में हम वैकेंसी देख लेते हैं, वहां चले जाएंगे। तो यहाँ आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ गई है। और बेसिकली आप देखो तो 150 मार्क्स का पेपर जो आपका प्री में होने वाला है, उसमें आपका 30 मार्क्स का ही जीएस है, 120 मार्क्स का आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। और इस समय जो लेक्चरर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी यही करना है, उनको भी सिर्फ अपने विषय की ही तैयारी करनी है। तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत तो यहाँ पर बची रही है, उसकी तैयारी कर रहे हो, यहाँ भी फॉर्म फिल कर रहे हो, और अपना यूपी की वैकेंसी के लिए भी आप ट्राई कर लो। मेरे हिसाब से बहुत ही सही आपके लिए ऑप्शन जो है यहाँ पर खुल रहा है। इसके अलावा अगर आप और वैकेंसीज की तरफ जाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ अपने चैनल पर कवर नहीं किया, पर राजस्थान में वैकेंसी आई हुई है, वहां भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, काफी बम्पर वैकेंसी वहां पर आई हुई है। इसके अलावा आप जानते ही हैं कि हम टाइम टू टाइम आपके लिए अलग अलग कोर्सेज और अलग अच्छा कंटेंट लाते रहते हैं। वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन भी जो है ये आप लोगों की बहुत डिमांड पर ही बनी। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे थे कि क्या इसमें रहने वाला है, पेपर पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन लोग दे सकते हैं, टेट वगैरह इसमें चाहिए या नहीं चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो जो है कवर किया है आप लोगों के लिए। आपको अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।